एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आइए स्टार्ट करते हैं 9th ऑफ मई की एनालिसिस कि क्या न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो पहली आपकी है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से द एरा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो इंडियन इलेक्टेड ऑफिशियल्स है दे एक्चुअली नीड अ मिक्स ऑफ स्किल। किन स्किल्स की बात हो रही है? कम्युनिकेशन, लॉज को समझना और कुछ नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक एरिया जैसे कि हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम लोगों को अच्छे से सर्व कर पाए। अगर हम इन स्किल्स पे अगर हम ध्यान देंगे और साथ में अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे गवर्नेंस इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी और हम कह सकते हैं कि हम पीपल नीड्स को अच्छे से मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ही अ चांस टू सेटल अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश। तो यहाँ बात हो रही है कि एक प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जहाँ पे दो क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया। पहला कौन सा कि डेफिनेशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और साथ ही में जो ये लॉज है उनका क्या एम है। दैट मीन्स कि क्या जो ये गोल्स हैं ये इम्यून है जो भी चैलेंजेस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब ये केस जो है वो हाईलाइट यही कर रहा है जो टेंशन चल रही है फंडामेंटल राइट और साथ में डीपीएसपी के बीच में। दैट मीन्स कि जो कोर्ट की रूलिंग अब यहाँ पे ये बता रहा है कि उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। और साथ में इन्होंने क्लैरिफाई भी करा है आर्टिकल 31 क्लॉज सी, जिसकी कंपैटिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ क्लैश करती है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इकोनॉमी, द सोशो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी प्राइस हाइक। तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रोग्राम्स वी कैन से लॉन्च करती है टू प्रमोट एलपीजी अडॉप्शन, जिसमें आपकी एक स्कीम आई थी राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण स्कीम, और दूसरी थी पहल जिसका भी यही था स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। और साथ ही में आपकी एक और आई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका एम यही था कि हम एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करें टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड विद सब्सिडी। अब इतने एफर्ट्स गवर्नमेंट लेती है लेकिन तब भी जो एलपीजी के प्राइजेस है वो आपके सिग्निफिकेंट बैरियर है इसकी अडॉप्शन को लेकर, जिससे अब होता क्या है फिर से लोग वापस से रिलाई करते हैं सॉलिड कुकिंग फ्यूल्स जैसे कि फ्यूल वुड रूरल एरियाज में। अब यहाँ पे हमें ये है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स लेने चाहिए ताकि हम सोशो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर पाए। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू एनवायरनमेंट से, इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। तो हुआ ये है कि 2023 में इंडिया हैज एक्चुअली सरपास्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड highest producer of solar power, generating 113 billion units compared to Japan's 110 billion units. लेकिन डिस्पाइट इंडिया का जो भी सब्सटैंशियल वी कैन से जो कैपेसिटी है, जो एक्चुअल आपका सोलर पावर प्रोडक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली 6.66% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। दैट मीन्स कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट गैप है पोटेंशियल और जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उसमें। नेक्स्ट आज हम देखेंगे PYQs। यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है कि जी द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वॉज पॉपुलरली नोन एज। तो आपको ये पता ही है द एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज द रोलैट एक्ट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको पता चल गया कि 1919 का एक्ट को हम बोलते थे रोलैट एक्ट। अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे भी देख लेंगे कि ये 1784 में, जिससे हुआ क्या था, एक तो डुअल कंट्रोल आया था जॉइंट गवर्नमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो था क्राउन जो था उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी थी। फिर आता है नेक्स्ट आफ्टर इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में बाय वाइस रॉय राइपन। यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडियन जजेस को अलाउ करा था टू लाइक वी कैन से एंड मैजिस्ट्रेट्स जुरिसडिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंसेस। फिर इंडियन आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, जो लिटन के टाइम पे पास हुआ था। इट एक्चुअली कंपेल्ड इंडियंस टू हैव अ लाइसेंस, लाइक वाई टू
कीप, सेल और परचेज आर्म्स। तो आपको ये रखना है। बट इस एक्ट में एक सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है कि जो इंग्लिश थे, एंग्लो इंडियंस थे और गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, दे वर exempted फ्रॉम दिस एक्ट। नेक्स्ट आपका आता है whom among the following was a prominent leader of the socialist party। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1934, दैट इज अंडर आचार्य नरेंद्र देव। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो राम मनोहर लोहिया उन्होंने पब्लिश करा था जर्नल कांग्रेस सोशलिस्ट। दैट मीन्स इसमें और इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये चीज़ आपको देखनी है। एम.एन. रॉय के बारे में आपको पता ही होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में इन्होंने करी थी शुरू। और जो साथ में आपके पदम थानू पिलाई है, इन्होंने 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी करी थी। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, इन्होंने आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग of the Indian and British political leaders during 1930 we can say is referred to as like first, second and third conference। but ये incorrect है क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो एक इंस्टेंस थी, मतलब एक तरह के 3 सेशन हुए थे, ना कि 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1930 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने अटेंड नहीं करी थी। यहाँ पे अटेंड की गई थी बाय हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स। फिर 1931 में आपकी सेकेंड RTC हुई जहाँ पे महात्मा गांधी ने अटेंड करी और गवर्नमेंट ने लेकिन रिफ्यूज कर दिया आपका डोमिनेंट स्टेटस। और 1932 में आपकी थर्ड RTC हुई जहाँ पे आपका आउटकम था वाइट पेपर, जिसके आगे जाके जो रिजल्ट जिसने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 में। तो ये आपके क्वेश्चन थे। आई होप इस एनालिसिस से आपको बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज मेंटी IAS डाउनलोड करना ना भूलें। जल्दी जाइए ज्वाइन करें क्योंकि आपको इसका PDF और साथ ही में हमने वहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है। हम ऑलरेडी वहाँ पे पॉलिटी और IR कवर कर चुके हैं। आज हम वहाँ पे इकोनॉमी और सिक्योरिटी कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन करा है, मेंटी IAS को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।